हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे जनरली पूछा जाता है। इस बार ये थर्ड ईयर में क्वेश्चन आया था, सो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल मतलब क्या होता है? मेकअप फॉर्म। जैसे आप अपनी एस के दुबे बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो एस के दुबे बुक में भी आप क्या देखते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे क्या लिखा होता है? मेकअप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जनरल मेकअप होता है बॉडी का। देन या पर्सन की माइंड की स्टेट क्या है वो बताता है, बॉडी की स्टेट क्या है वो बताता है। माइंड की स्टेट जैसे कि एक पर्सन कैसा है? इरिटेबल है, ठीक है। वहीं दूसरा पर्सन लैक्राइमोस मूड रखता है, मतलब बात बात पर रो देता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये जनरली हमें पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी बताता है। बॉडी कैसी है किसी की, कि जैसे अगर हम कहें कि बॉडी में जो अपर बॉडी है वो फैट है, ठीक है, बॉडी फैट है, बॉडी कैसी है? फैट है। और लेग्स कैसी हैं? टू थिन है। लेग्स कैसी हैं? टू थिन है। तो ये क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये हमें जनरली बताता है कि स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी कैसी होगी पर्सन की। और ये जो मैंने आपको बॉडी फैट बट लेग्स टू थिन, ये कौन सी मेडिसिन का सिम्टम है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डिनरी पैरलेंस मीन्स मेकअप ऑफ द बॉडी। तो हम आम भाषा में अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मेकअप ऑफ द बॉडी। इट इम्प्लाइज एग्रीगेट ऑल द सफिशिएंट स्टेबल फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि एक पर्सन की फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल मतलब है कि एक्सटर्नल, बाहर से देखने में एक पर्सन कैसा दिख रहा है, उसके जो बॉडी का फंक्शन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि कुछ लोगों में मतलब जैसे कुछ लोग लेज़ी होते हैं ना, तो कैसे होते हैं? वो सिल्लड़ होते हैं। उनकी बॉडी कैसे काम कर रही है? उनकी बॉडी बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, वो स्लो होते हैं, ठीक है, फ्लैग्मेटिक पर्सन होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक फंक्शनल चीज़ हो गई। और मॉर्फोलॉजिकल देखने में कैसे हैं? वो मोटे हैं, पतले हैं। तो ये हमें फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसकी हेल्प से हम फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, which determines the specificity of its reaction to external agents are formed on the basis of heredity, acquired property। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि which determine specificity of its reaction to external agent। तो ये जैसे हमें किसी का फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चीज़ पता चल गई, ठीक है, तो इससे हम और क्या डिसाइड करते हैं कि उस पर्सन का अपने एक्सटर्नल एजेंट्स के लिए क्या रिएक्शन होने वाला है। जैसे हमें पता है, हम नक्स वोमिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ते हैं कि नक्स वोमिका इज सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशन। वो सभी एक्सटर्नल इम्प्रेशन जैसे कि नॉइस हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, उन सब के लिए क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से ये पता लगता है कि पर्सन का किसी एक्सटर्नल एजेंट के लिए क्या रिएक्शन रहने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेरेडिटी। तो ये हेरेडिटी मतलब हमारी जेनेटिक्स के बेसिस पे ये बनता है। कुछ जीन्स मतलब जेनेटिक्स प्लस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो हम एक्वायर्ड करते हैं हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग से, ठीक है, हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग से, हमारे कल्चर से, एनवायरनमेंट से, जहाँ भी हम रह रहे हैं। जैसे कोई लोग डैम्प वेदर में रहते हैं तो उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्या है? ये एक एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। भगवान ने उसके लंग्स नेचुरली ऐसे तो बनाए नहीं है, बट वो डैम्प प्लेसेस पे रह रहा है तो उसके लंग्स को प्रॉब्लम पहुँच रही है। तो यहाँ पर जीन्स प्लस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों होती हैं in interaction with the external environment, primarily social environment in case of a man. It is the interior exterior man which makes constitution of individual conflicts। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर मैन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स
पैशन, वीकनेस, डिजीज, हेट, सिंपैथी एंड इवन प्रोग्रेस टूवर्ड्स डेथ। देखिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। कन्फ्लिक्ट्स, पैशंस क्या होंगे एक पर्सन के, वीकनेस क्या है, डिजीज़ेस क्या हैं, हेट्स क्या हैं, सिंपैथी है या नहीं है पेशेंट में, इवन वो डेथ की तरफ किस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि अब आपको पता है कि आर्सेनिक का पेशेंट डेथ की तरफ कैसे जाता है, जब वो उससे पता होता है कि उसकी डिजीज़, उसे ऐसा लगने लगता है कि इनक्योरेबल है, तो वो मेडिसिन खाना छोड़ देता है। ठीक है, तो ये आपका इवन द प्रोग्रेस टू डेथ ये भी आप बताता है। इट मेक्स इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो हमें पता है हर मेडिसिन का डिफरेंट है। ठीक है, तो हर पर्सन का क्या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर मेडिसिन का डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब ये एक्चुअल में आपकी क्या बताता है कि इंडिविजुअलिटी बताता है आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपका। मेंटल टेम्परामेंट, देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एक तो है मेंटल्स, फिर है टेम्परामेंट एंड तीसरा है पर्सनालिटी। ठीक है, जैसे मेंटल जनरल्स में आपको पता है जैसे कि किसी का लेक्राइमोस मूड हो गया, फिर दूसरा क्या हो सकता है कि पर्सन में आप देखते हो मेंटल जनरल्स में क्या आता है, एलिमेंट्स फ्रॉम। ठीक है, किस किस से, जैसे कि जेलसी से एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, जेलसी से आ गए या हेट्रेट से आ गए, तो ये सब चीज़ें आप देखते हो। देन टेम्परामेंट में आप क्या देखते हो, जैसे किसी का इरिटेबल टेम्परामेंट है, फास्टिडियस टेम्परामेंट भी होता है। देन पर्सनालिटी में आप पूरी इंडिविजुअल की साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट देखते हो। ठीक है, माइंड और बॉडी की स्टेट, पर्सनालिटी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो मेंटल वाला पार्ट आ जाता है जिसमें टेम्परामेंट और पर्सनालिटी आ जाता है। ठीक है, मेंटल, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, और दूसरा आता है फिजिकल जनरल जिसमें आती है ये मेंटल, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, ये मेनली माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, टेम्परामेंट कैसे होने वाला है, माइंड पे डिपेंड करेगा, मेंटल्स पे डिपेंड करेगा, पर्सनालिटी भी मोस्टली मेंटल्स पे डिपेंड करती है। नाउ फिजिकल में हम फिजिकल जनरल्स में देखते हैं थर्मल रिएक्शन, पेशेंट चिली है या फिर हॉट है, मतलब उसे ठंड से दिक्कत है, गर्मी से दिक्कत है। ठीक है, क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है, जैसे अंडे की क्रेविंग किस में है, बताइए कमेंट बॉक्स में, अंडे की क्रेविंग किस में होती है। अवर्जन किस चीज़ से है। ठीक है, जैसे कि किसी को मीट बहुत बुरा लगता है, किसी को पोटैटो से अवर्जन होता है, पोटैटो पसंद नहीं होते, पोटैटो एलुमिना को पसंद नहीं होते। डायथिसिस, ठीक है, डायथिसिस क्या है पर्सन की, गाउटी है, उसमें गाउटी डायथिसिस है। स्क्रोफुलस है, स्क्रोफुलस क्या होता है जिसमें कि ग्लैंड इन्फेक्शन रहता है। बीलियस है जिसमें जो हिपैटिक बिलियरी सिस्टम है उसका अफेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये रूमेटिक है कि जिसमें हमें रूमेटिज्म देखने को मिलता है। नाउ अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक करके देखते हैं। तो डॉक्टर वॉन ग्रोवोल ने इसको क्लासिफाई करा था कॉन्स्टिट्यूशन को। वॉन ग्रोवोल was a German homeopath of 19th century. He classified human constitution into hydrogenoid, oxygenoid and carbonitrogenous constitution. Accordingly, they have excess of water, excess of oxygen and excess of carbon dioxide, एक्सेस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन इन द ब्लड एंड टिश्यू। देखिए उन्होंने किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने इस बेसिस पर दी थी कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में यानी लोगों में वाटर की एक्सेस है, कौन से लोगों में ऑक्सीजन की एक्सेस है, कौन से लोगों में कार्बन और नाइट्रोजन का एक्सेस है उनके ब्लड और टिश्यूज़ में, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दी। अब हम इनका रिलेशन देखते हैं माइज्म से कि माइज्म से इन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है। तो इन्होंने 3 बायोकेमिक कॉन्स्टिट्यूशन दिए इन रिलेशंस टू हैनिमन्स
3 माइज्म, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो उनके रिलेशन में दिए कि कार्बोनाइट्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सिमिलर होता है सोरा से, हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर होता है साइकोसिस से, और ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर होता है सिफिलिस से। नाउ इसको हम एक एक करके देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, पहले हम देख रहे हैं हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या पढ़ा हमने कि हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ से सिमिलर था, इट इज़ सिमिलर टू साइकोसिस माइज्म। तो ये साइकोसिस माइज्म से सिमिलर है, तो इसकी हेल्प से हम माइज्म को भी अच्छे से समझ सकते हैं। It includes all those person whose complaints are aggravated by moisture and humidity। इनकी जो complaints हैं वो moisture और humidity से क्यों एग्रावेट हो रही हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एक्सेस है वाटर का। क्यों भाई, क्योंकि इनमें ऑलरेडी वाटर का एक्सेस है। भाई जब आपकी ऑलरेडी बाल्टी भरी हुई है, ठीक है, उसमें आप और पानी मिलाओगे तो क्या वो ओवरफ्लो करेगा, नहीं करेगा। सो बस वही सिंपल सी बात है कि भाई इनमें एक्सेस ऑफ वाटर है। हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रो मतलब वाटर, इसमें एक्सेस ऑफ वाटर है, तो सिंपल सी बात है जब आप इसमें और वाटर डालोगे तो इसको दिक्कत आएगी, मतलब इसको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से दिक्कत आएगी। हु हैव टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन दियर एक्सेस ऑफ दियर टिश्यू। अब देखो, अब कोई पर्सन में वाटर जमा हो गया है, ठीक है, मतलब वाटर का एक्सेस है किसी में, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके जो बॉडी है उसमें सूजन आएगी ना, उसमें क्या उसके जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उसमें भी तो फ्लूइड फिल्ड रहेगा। तो इसलिए ये लोग ड्रॉप्सी के लिए और एनासार्का के लिए, जो कि एक स्वेलिंग टाइप कंडीशंस होती हैं, इनके लिए प्रोन रहते हैं। और इनमें बेनाइन टाइप मतलब नॉन कैंसरस टाइप टिश्यू ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि सिस्ट बन गई, ठीक है। तो सिस्ट में भी क्या होता है, मोस्टली सिस्ट वाटर वाली होती हैं, तो सिस्ट में भी वाटर होता है, या कोई भी सिस्ट होगी उसमें फ्लूइड होता है, सिस्ट में फ्लूइड होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो आप क्या देखते हो कि इसमें एक्सेस ऑफ वाटर है। हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन को याद करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर है। अब वाटर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो एग्रावेशन भी किससे हो गई, वाटर से एग्रावेशन हो गई, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर से। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इसमें ड्रॉप्सी और एनासार्का जैसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा ये पढ़ लिया। और इसमें क्या होता है कि टिश्यू ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। टिश्यू ग्रोथ कैसा होता है, इसमें किस तरीके का होता है, भाई बेनाइन टाइप का होगा, कैंसरस नहीं होगा, जानलेवा नहीं है अभी। तो ये है आर्सेनिक, डल्कामारा एंड नेट्रियम। इन तीनों में हमको ये हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, आर्सेनिक, डल्कामारा और नेट्रियम ग्रुप। नेट्रियम सल्फ्यूरिकम में, ठीक है, नेट्रियम पूरा ग्रुप नहीं, ठीक है, नेट्रियम का पूरा ग्रुप नहीं, खाली नेट्रियम सल्फ्यूरिकम। देन नाइट्रिक एसिड में देखने को मिल रहा है, फाइटोलैका में। इसमें से इम्पोर्टेंट बता दूं, आर्सेनिक याद रख लीजिएगा, डल्कामारा, ये दो तो याद रखनी है। इसके अलावा आप याद रखिएगा रक्सटॉक्स याद रखिएगा, आपके सिलेबस में भी है, रस्टॉक्स याद रखिएगा, थूजा याद रखिएगा, इसको नहीं भूलते थूजा को, ये तो किंग होती है भाई साइकोसिस का, इसको नहीं भूल सकते आप, थूजा को याद रखिएगा। बस ये 3 याद रख लीजिएगा, काफ़ी हैं। और हाँ, नाइट्रिक एसिड भी याद रख लीजिए, 4 काफ़ी हैं। अब हम ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही ईजिली याद करेंगे। अब इसमें क्या होता है भाई, ऑक्सीजन एक्सेस में होती है। अब आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जैसे हम अभी हमको ऑक्सीजन, जब अगर कभी भी ऑक्सीजन एक्सेस में हो जाती है ना, तो वो जो टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द रिजल्ट दैट टिश्यूज़ ऑफ बॉडी आर डिस्ट्रॉयड ईजली। मतलब अगर कहीं भी ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है तो वो बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करती है, वो डिस्ट्रॉय करेगी ईजली, ठीक है। ये ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, सिफिलिस किससे एसोसिएटेड होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन। सिफिलिस किससे एसोसिएटेड होता है, विद द डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो अब डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो बॉडी कैसी रहेगी, थिन रहेगी,
जल्दी पर्सन बीमार पड़ जाएगा, जैसी चेंज ऑफ सीज़न होगा ना वैसी पर्सन क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग जेनाइटल ऑर्गन्स। जेनाइटल ऑर्गन्स डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑफन मेड विद इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ऐसे याद रखो, जैसे एड्स होता है, हमें पता है इसका इलाज नहीं है, तो एड्स का इलाज नहीं है, बस हम उसको क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। तो एड्स कैसे, एड्स सबसे ज़्यादा कैसे फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एड्स। तो ऐसे, और इसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखो कि भाई जो ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे पहले तो सिफिलिस से एसोसिएटेड होता है, जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है, बॉडी ईजिली डिस्ट्रॉयड हो जाती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। साथ ही साथ ये जेनाइटल ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालता है। डिस्ट्रक्टिव कंप्लेंट्स जो आती हैं वो जेनाइटल ऑर्गन्स की आएंगी, और यहाँ पर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ेस रहेंगी इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ओफन। एक तो जेनाइटल्स प्लस CNS की कंप्लेंट रहेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट आता है बॉडी इज़ प्रोन्स टू अल्सर एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। भाई जब अल्सर्स होने लगते हैं बॉडी में और बॉडी खुद को नुकसान पहुँचाने लगती है, जैसे कि कैलकेरिया फॉस। अब कैलकेरिया फॉस का पर्सन भी बिल्कुल थिन होता है, डार्क थिन, है ना, ऐसे याद रखो। एक तो कैलकेरिया फॉस याद रख लेना, और दूसरा याद रखो एसिड फॉस। एसिड फॉस में एक रूब्रिक आता है, ग्रीफ अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा दुख जो अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। तो एसिड फॉस में वो जो ये भी क्या करता है, इसका जो दुख होता है वो अंदर ही अंदर खाता रहता है, वही सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली बात आ गई। देन सिलीशिया टेरा याद रखो, कैलकेरिया कार्ब याद रखो, ट्यूबरकुलेनम याद रखो, और मर्क सोल याद रखो। ये मर्क सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। साइलिशिया टेरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलकेरिया फॉस, एसिड फॉस, ये याद रखिएगा बस। एंड सिफिलिन हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि सिफिलिस के साथ एसोसिएटेड है। नाउ कार्बो नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा हुआ, फिर सोरा हुआ ना। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, साइकोसिस पढ़ा हमने सबसे पहला, उसके बाद अब हमने सिफिलिस भी याद कर लिया। अब हम याद कर रहे हैं कार्बो नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन को। सो पीपल विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन सफ़र मोस्टली फ्रॉम डिजीजिंग अराइजिंग आउट ऑफ फंक्शनल डिसअरेंजमेंट। अगर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है डिजीज बॉडी के या माइंड के, तब ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल चेंजेस होते हैं, ज़्यादा गहरे चेंजेस नहीं हैं, अभी फंक्शनल चेंजेस ही हैं। मार्क्ड बाय इरेक्टिक वर्किंग ऑफ मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी सच एज हार्ट, लंग, लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड अकाउंट्स फॉर डिजीज़ फ्लोइंग फ्रॉम दियर डिफेक्ट्स। तो जब ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग है, लीवर है, किडनी है, जब ये अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो फिर बॉडी में डिफेक्ट्स आने लगेंगे। तो इसका मेन है आर्सेनिकम एल्बम, बेराइटा कार्बोनिका याद रखिएगा, कैलकेरिया फॉस याद रखिएगा, और हिपार सल्फ याद रखिएगा, कार्बोवेज भी याद रख लीजिएगा, एंड सल्फ़र तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, भूल नहीं सकते, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। सो लाइक करना भी याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू।